हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे आज हम फिर से बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहाँ पे आज हम समझेंगे कि SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और साथ साथ हम डिस्कस करेंगे SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान को। तो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स, यानी कि जो म्यूचुअल फंड्स है उसको लेके अलग अलग डेवलपमेंट कौन कौन सी आती रही है। जिसमें से पहला पॉइंट क्या आता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसके आज के टाइम पे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ ETFs में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब तो शेयर्स में भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपनी क्या कर दी है, कम कर दी है, जब से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आए हैं। तो ये कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट है इन्वेस्टमेंट को लेके। तो ETF आर बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। तो ETF जो है ना वो अलग अलग सिक्योरिटीज के बास्केट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना है तो आप निफ्टी 50 में डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अब इसके ETFs अवेलेबल है तो आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो आपको सेम रिटर्न देंगे जो निफ्टी 50 परफॉर्म करता है। या फिर मान लो आपको सेंसेक्स के रिटर्न चाहिए, आप उसके ETF बाय कर सकते हो। आपको अगर किसी फॉरेन मार्केट के रिटर्न भी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल नैस्डैक के रिटर्न चाहिए आपको, तो उसके भी ETFs अब अवेलेबल है। आप उसके ETF को बाय करके वहां से रिटर्न जनरेट कर सकते हो, वो जो नैस्डैक अचीव कर रहा है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि ETF क्या होते हैं, अलग अलग सिक्योरिटीज को लेकर अलग अलग बास्केट होते हैं दैट आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम ट्रेड भी कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, लाइक इंडिविजुअल स्टॉक। जैसे कि हम इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर इंट्राडे वगैरह कर सकते हैं, वैसे ही हम इनके अंदर भी इंट्राडे वगैरह कर सकते हैं। दे ट्रैक एन इंडेक्स, ये एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, एंड मनी इज इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज ऑफ इंडेक्स इन द सेम प्रोपोर्शन। और यही नहीं, जो मनी है ना वो इन सिक्योरिटीज के अंदर जो इंडेक्स के है सेम प्रोपोर्शन के अंदर क्या होते हैं, इन्वेस्ट हो जाते हैं। दस हैज सिमिलैरिटी विद इंडेक्स म्यूचुअल फंड। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बिल्कुल इंडेक्स म्यूचुअल फंड के सिमिलर रहते हैं। और कुछ बेनिफिट भी है कि यहाँ पे हमें एग्जिट लोड कम देना होता है, एक्सपेंस कम होता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। पर हाँ यहाँ पे एक चीज और भी है, वो क्या, ब्रोकरेज लगती है। क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ ये एज अ शेयर होते हैं हमारे पास, कि हमारे पास ETF की क्या होती है, क्वांटिटी होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे जब भी हम ETF में ट्रांजैक्शन करते हैं हमें क्या देना पड़ता है, एक तरह से ब्रोकरेज पे करना पड़ता है। चलो फिर अब हम आगे समझते हैं एडवांटेजेस ऑफ ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के कौन कौन से हमारे पास क्या है एडवांटेजेस हैं। पहला, वाइल रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने पैसे को वापस निकालते हैं, यानी कि जब हम म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल सकते हैं, इंडेक्स फंड से पैसा निकाल सकते हैं, ETF से पैसा निकालते हैं। तो वाइल रिडम्पशन ऑफ इंडेक्स फंड टेक्स प्लेस एट अ फिक्स्ड NAV प्राइस। ये एक फिक्स्ड NAV प्राइस पे होता है। NAV की बात मैंने पिछली वीडियो भी की थी, जहां मैंने आपको म्यूचुअल फंड समझाया था कि म्यूचुअल फंड में हमें NAV मिलती है। यहाँ पे हम स्टॉक्स के प्राइस को चेक नहीं करते, यहाँ पे हम NAV की वैल्यू को चेक करते हैं कि NAV की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है। अगर बढ़ रही है यानी कि मतलब क्या है कि आपका कैपिटल एप्रिशिएट हो रहा है, कम हो रही है इसका मतलब क्या है कि आपका कैपिटल डेप्रिशिएट हो रहा है। तो NAV प्राइस यूजुअली एंड ऑफ द डे, जो हमें डे के एंड में दिखता है। तो ETFs जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ऑफर द कन्वीनियंस ऑफ इंट्राडे परचेज। यहाँ पे हम इंट्राडे परचेज भी कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, एंड सेल ऑन एक्सचेंज टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रीवेयरिंग प्राइस, ताकि जो भी प्राइस का चल रहा है उससे भी हम क्या ले सकें, बेनिफिट ले सकें, विच इज क्लोज टू एक्चुअल NAV, जो कहीं ना कहीं NAV के बिल्कुल क्या होते हैं, करीब होती है ऑफ द स्कीम एट एनी पॉइंट इन टाइम। अब इसके बाद क्या आता है, दूसरा पॉइंट क्या आता है, दे आर लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ये लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें कॉस्ट यानी कि एक्सपेंस कम से कम आता है इन्वेस्टमेंट का। तो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देन ट्रेडिशनल फंड्स, पुराने फंड्स के हिसाब से, यानी कि म्यूचुअल फंड से कम कॉस्ट पड़ती है किसकी, ETF की।
तीसरा, सिंस एन ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इज लिस्टेड ऑन एक्सचेंज, ये एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, जैसे एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, NSE हो गया, BSE हो गया, तो एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लोअर एंड रीच इज वाइडर। एक तो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, लोअर होगी, यानी कॉस्ट कम आ रही है। दूसरा, रीच इज वाइडर। अब रीच इज वाइडर का मतलब पता है क्या है, कि लिक्विडिटी बनी रहेगी। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीदने वाले होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे बेचने वाले होंगे, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल है, आप जब चाहे अपने पैसे को बाहर निकाल सकते हो, फुल कंट्रोल है आपको अपने पैसे को लेके। फिर क्या आता है फोर्थ पॉइंट, ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स प्रोटेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट भी करता है फ्रॉम इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ शॉर्ट टर्म, कि जो इनफ्लो और आउटफ्लो है ना शॉर्ट टर्म में, उससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बच जाते हैं। दिस इज बिकॉज फंड डज नॉट इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट, क्योंकि जो फंड है ना वो कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेता फॉर बाइंग सेलिंग इंडेक्स शेयर्स, कि अगर आपको उसी सेम इंडेक्स के शेयर्स बार बार खरीदने हैं तो उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करने पड़ेंगे, ड्यू टू फ्रीक्वेंट सब्सक्रिप्शन एंड रिडक्शन। यानी कि ये हमें क्या मिल गया, एक एडिशनल बेनिफिट। ये सारे बेनिफिट हमारे पास अवेलेबल होते हैं ETF के केस में, एक्सचेंज ट्रेड फंड के केस में। इसलिए लोग जो है ना वो अब म्यूचुअल फंड की बजाय ETF में SIPs करना पसंद कर रहे हैं, ETF को यूज कर रहे हैं, ETF को खरीद रहे हैं, शेयर्स को भी कम खरीदते हैं, हम ETF को ज्यादा खरीद रहे हैं लोग, क्योंकि गोल्ड का ETF है, सिल्वर का ETF है, अलग अलग इंडेक्स जो है उनके भी ETF अवेलेबल है, सेक्टर्स के ETF अवेलेबल है। तो बहुत सारे ETF होने की वजह से लोग जो है जनरली ETFs को बाय कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कॉस्ट कम, ऊपर से जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अच्छी तरीके से हो रही है, पैसा भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। तो ये कुछ बेनिफिट हमें कहाँ मिल रहे हैं, ETF में मिल रहे हैं। तो ये हो गया जहां पे एक पर्टिकुलर कंपनी जो सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है, ETF के पास तो बहुत सारे एसेट्स होते हैं, ये कॉम्बिनेशन है सिक्योरिटीज का, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट और ज्यादा सेफ मानी जाती है और ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमने देखा ETF क्या होता है। फिर हमने क्या देखा, एडवांटेजेस क्या है ETF के। अब समझते हैं अगला पॉइंट, फंड्स ऑफ फंड का मतलब क्या होता है। देखो फंड्स ऑफ फंड यानी कि जब हम अलग अलग म्यूचुअल फंड को एक पर्टिकुलर फंड में कंबाइन कर दें तो क्या बन जाता है हमारा, फंड्स ऑफ फंड। इससे पता क्या होता है, लोगों का पैसा और ज्यादा डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क और ज्यादा कम हो जाता है। यानी कि आपने एक ऐसा म्यूचुअल फंड बाई किया, एक दूसरा म्यूचुअल फंड बाई किया, ठीक है, जिसके पास पहले से ही ढेरों सारे क्या है म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है। फंड्स ऑफ फंड के हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि हमने जो म्यूचुअल फंड बाई किया है उसने और ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड बाई कर रखे हैं, ठीक है, उसके पास और ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो चार्जेस पे करता होगा, एक्सपेंस पे करता होगा बाकी सारे म्यूचुअल फंड को, तो आपका एक्सपेंस ही बढ़ जाएगा। यानी कि भले ही आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो रहा है, आपके एक्सपेंस भी क्या हो रहे हैं, यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो ये दिक्कत है फंड्स ऑफ फंड की। तो उम्मीद है आपको फंड्स ऑफ फंड एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने समझा दिया है। अब समझते हैं आज का एक और मेन टॉपिक, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP, ठीक है। तो ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोग आज के टाइम में सिप कर रहे हैं, लोग सिप भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पर ये होती है SIP है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP इज अ स्मार्ट मोड, ये एक अच्छा तरीका होता है फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन म्यूचुअल फंड्स। यानी कि बहुत से लोग जो है ना, जो एक साथ लमसम अमाउंट पे नहीं कर पाते, वो चाहते हैं कि वो मंथली कुछ पैसा सेव करें और उसे इन्वेस्ट करें कहीं ना कहीं पे, तो वो SIP की फॉर्म में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनके 1000 रुपए बच रहे हैं, 1000 रुपए की SIP भी होती है, 50 बच रहे हैं 500 बच रहे हैं 500 की भी SIP होती है, ठीक है। और अगर आपके ज्यादा बच रहे हैं, 1000 2000 5000 10000 5 लाख 10 लाख, तो आप ऐसे भी SIP कर सकते हो। यानी कि SIP जो है ना वो कंटिन्यू होती है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बीच में, यानी कि आप हर महीने आपके पास जो भी सेविंग्स है उसे आप SIP में लगातार कंटिन्यू कर सकते हो। तो SIP का मतलब क्या हो गया कि आप एक फिक्स्ड इंटरवल पे अपना पैसा किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर एसेट क्लास के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, वही चीज यहाँ पे है। तो SIP इज अ स्मार्ट मोड, ये एक स्मार्ट तरीका है फॉर इन्वेस्टिंग मनी इन म्यूचुअल फंड, जहां पे हम म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। SIP अलाउज एन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट अ सर्टेन प्री डिटरमाइंड अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, जहां पे एक पर्सन जो है एक रेगुलर इंटरवल पे अपने अमाउंट को, जो भी डिटरमाइंड अमाउंट से इन्वेस्ट करता रहता है। अब वो वीकली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, और क्वार्टरली भी अपने अमाउंट को इन्वेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज आप लोग क्या करोगे, जरूर ध्यान रखोगे कि जो SIP है उस पे मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है।
तो अब SIP थोड़ा और से समझते हैं। SIP इज प्लान्ड अप्रोच, ये एक प्लान्ड अप्रोच है टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट की तरफ, एंड हेल्प्स टू इनकुलेट द हैबिट ऑफ सेविंग, ताकि लोगों के अंदर सेविंग की हैबिट बने, एंड बिल्ड वेल्थ फॉर फ्यूचर, और फ्यूचर में एक अच्छी वेल्थ वो क्रिएट कर पाए। SIPs आर आइडियल फॉर रिटेल इन्वेस्टर, ध्यान रखना जो SIP है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है, हु डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू परस्यू एक्टिव इन्वेस्टमेंट, जिनके पास एक्टिव इन्वेस्टमेंट परस्यू करने के लिए पैसा नहीं होता है, सॉरी एक्टिव इन्वेस्टमेंट परस्यू करने के लिए टाइम नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते हैं, ये आप कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो जो लोग एक्टिव इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको क्या लगाना पड़ेगा, टाइम, रिसर्च में, एसेट क्लास ढूंढने में, ठीक है, देखना पड़ेगा कि वो एसेट क्लास ऐसा परफॉर्म कर रहा है पास्ट में, ठीक है, बहुत सी चीजें, एक्टिव रहना पड़ेगा लगातार मार्केट के अंदर, तो बहुत सी चीजों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो जिन लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है एक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो SIP की हेल्प से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यही नहीं, जिन लोगों के पास मैंने बोला ना लम सम अमाउंट नहीं है पैसा लगाने के लिए, एक अच्छा खासा पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो यहाँ पे एक छोटे से अमाउंट से अपनी SIP शुरू कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में उन्हें एक अच्छी वेल्थ बना के दे सकती है, खासकर अगर वो एक एडवांस SIP कर रहे हो। तो बताइए एडवांस SIP, स्टेप अप SIP बोलते हैं इसे, कि आप हर साल अपनी SIP के अमाउंट को बढ़ा रहे हो। पहले आप मान लेते हैं 1000 रुपए से SIP कर रहे थे, अगले साल आपकी इनकम बढ़ी, आपने 1500 से SIP कर दी, फिर आपने 2000 से, ऐसे करके अगर आप स्टेप अप SIP करते हो तो आप लॉन्ग टर्म में 25-30 साल बाद एक अच्छी वेल्थ बना सकते हो। अब बात ये आती है कि लोग 25-30 साल तक वेट करने की सोचते ही नहीं है, डिसिप्लिन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से होता क्या है, उनकी वेल्थ कभी बनती ही नहीं है, क्योंकि वो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल क्रंच आता है, वो वहां पे अपना सारा पैसा क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं या फिर लगा देते हैं। वो एक मेजर इशू आता है एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में। तो यहाँ पे हमने एक बात की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन का काम है, एक अच्छी खासी डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, तब जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। तो वो चीज हमें सिखाता है SIP। तो SIP की हमने बात की कि एक बहुत अच्छा और शानदार तरीका है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का, क्योंकि यहाँ पे हम ना बहुत ही छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने भी चीज पता है कब फेस की थी, कब देखी थी, जब मेरे पास एक लमसम अमाउंट नहीं था, पर मेरी इनकम से कुछ पार्ट मैं खर्च नहीं कर पा रहा था, फिर मैं खर्च नहीं करना चाहता, बचाना चाह रहा था। तो मैंने देखा कि मैं इस पैसे को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, तब जाके मैंने भी SIP के बारे में पढ़ा, SIPs करनी चालू की। तो इस तरीके से कोई भी पर्सन जिसे अपनी इनकम का कुछ पार्ट लगातार सेव करना है, क्योंकि सेविंग एक अच्छी हैबिट होती है, और अगर लॉन्ग टर्म में रखी जाए तो वो जो पैसा है या फिर जो आपके फाइनेंसेस हैं वो अच्छे से कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो इसलिए SIP समझना मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पे हमें किसी भी तरह की एक्टिव इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बात का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को मार्केट नहीं देखना है, मार्केट में क्या हो रहा है, किसी पर्सन को कोई एसेट क्लास नहीं देखना है, तो वो सिर्फ जाके कुछ अच्छे फंड्स देख सकता है, कुछ अच्छे SIPs या फिर म्यूचुअल फंड्स, ETF देख सकता है, जहाँ पर जाके उसे रेगुलरली क्या करनी है, सिर्फ अपनी SIPs करनी है, और वहाँ पर जाके वो इन्वेस्टमेंट कर देगा। उसे फिर मार्केट देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। और इस बात का मतलब पता है क्या है कि लोग ज्यादातर पता है परेशान कब रहते हैं, वो डेली बेसिस पर इन्वेस्टमेंट देखेंगे, आज इन्वेस्टमेंट में क्या हुआ, आज क्या नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है कि लोगों को अपनी इनकम में ध्यान देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कर दी ना, वो लॉन्ग टर्म के लिए की है, आज क्या हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, आज मार्केट गिर रही है, आज मार्केट उठ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब पैसा तो आप लॉन्ग टर्म में यूज करोगे ना उसे, तो लॉन्ग टर्म में तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, अगर वो एसेट ग्रो करेगा, अगर वो बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म में हमेशा शांति से बैठ जाना चाहिए, एक बार अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो, ठीक है। सिर्फ अपनी इनकम पर ध्यान देना चाहिए कि इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इनकम को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाए जा सकते हैं, कैसे मैं और ज्यादा पैसा बता सकता हूँ, और वो जब बचेगा जब मैं ज्यादा कमाऊंगा, तो उसके लिए ना हमें अर्निंग पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में फोकस करते रहते हैं कि पता नहीं क्या इन्वेस्टमेंट ही हमें 4-5 दिन में अमीर बना के जाएगा। तो ये हो गई बात किसकी, एक्टिव इन्वेस्टमेंट की या फिर SIP की। तो अब समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ SIP, कि भाई SIP की बात तो बहुत सारी कर ली, अब SIP के बेनिफिट कौन कौन से होते हैं। तो SIP के बहुत से बेनिफिट होते हैं। पहला क्या होता है, रुपी कोस्ट एवरेजिंग। अब बात आती है रुपी कोस्ट एवरेजिंग का मतलब क्या है कि आप चाहो तो अपनी एसेट की वैल्यू को एवरेज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हमें SIP में क्या मिलती है, हम मान लेते हैं NAV वैल्यू, ठीक है। उससे पहले एक चीज समझाता हूँ, एवरेज करने का मतलब क्या होता है। एवरेज करने का मतलब पता है क्या होता है कि अगर कोई चीज अच्छी है एसेट्स में, आपने वो खरीदी, अगर उसकी वैल्यू गिरी और आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छे रिटर्न्स देके जाएगी, तो आपको उसी क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए, जिससे आपका प्राइस भी एवरेज होता चला जाएगा। अब ये एवरेज होना होता क्या है वो समझाता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने 5 रुपया कोई शेयर लिया, ज़्यादा नहीं,
या फिर मान लेते हैं 50 रुपये कोई शेयर लिया, वो एक बहुत अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है, आपको पता है फ्यूचर में कंपनी अच्छा लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिखाएगी, तो आपने 50 रुपये शेयर लिया, पर आपने अगले दिन ही क्या देखा कि ये कुछ दिनों बाद कि ये 20 रुपये गिर चुका है, यानी कि 40% डाउन है ना। 20% का मतलब यहाँ पे क्या है, 40% डाउन हो चुका है, 30 रुपये का रह गया सिर्फ। तो आपने बोला अरे मैं तो इसे अच्छी कंपनी मान रहा था, लेकिन 30 रुपये गिर गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन अगर आपको इस कंपनी पे ट्रस्ट है, इसके बिजनेस पे ट्रस्ट है, इसके फंडामेंटल पे ट्रस्ट है, तो मेरे हिसाब से आपको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देनी चाहिए। तो जहां पे आपने मान लेते हैं 50 रुपये का, मान लेते हैं एक ही शेयर ले रखा था, आप एक शेयर और ले लो, सस्ते मिल रहा है वो भी, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 2 शेयर हो जाएंगे। 2 शेयर हो गए, पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ, 50 और 30 80 रुपये। अब आपका एवरेज पर शेयर कितना रह गया, 80 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 40। यानी कि अब आपका एवरेज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए का रहेगा, 40 रुपए का पर शेयर। तो अगर वो कंपनी वापस प्रॉफिटेबल होती है और 40 रुपए से ऊपर चली गई तो आप फिर प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इसे बोलते हैं एवरेज करना। अगर कंपनी अच्छी है, एसेट अच्छा है, या फिर मान लेते हैं आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, आपकी एनएवी वैल्यू कम हो रही है, तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट, आपको अपनी एसआईपी और ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए, ताकि सस्ते में आपको एनएवी में क्या मिल जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए, ज्यादा एनएवी वैल्यू मिल जाए। फिर जब बढ़ेगा तो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बढ़ जाएगा। तो वो चीज यहाँ पे थी। अगर मान लेते एक और समझदार पर्सन है, उसने बोला कि मैं भाई 30 रुपए शेयर मिल रहा है, मैं 2 लेता हूँ, अब मान लेते 2 शेयर ले लिए उसने, तो अब उसके मूल्य कितने के, 60 रुपए के। तो 60 रुपए की इन्वेस्टमेंट अब 50 की पहले, अब कितना हो गया, 110 रुपए इन्वेस्ट हो गया। मतलब 110 रुपए में कितने हो गए, 3 शेयर। एक बार डिवाइड करना इसे, तो 3 के पहाड़े में 11 आएगा नहीं, 9 कितने पे आएगा, 9 आएगा हमारे पास 3 के पहाड़े में, 3 पे 2 रह गया, ठीक है, तो 2 रह गया 20, 38 रुपए के आसपास का शेयर पड़ेगा, कुछ 38 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको कंपनी में भरोसा है तो आप जो है आप उस प्राइस को एवरेज आउट कर सकते हो। इस बात का मतलब ये है कि जो एनएवी वैल्यू है, अगर एनएवी वैल्यू ज्यादा है किसी भी कंपनी की, किसी भी म्यूचुअल फंड की, किसी भी ईटीएफ की, प्राइस ज्यादा है तो आप कम शेयर खरीद पाओगे, लेकिन प्राइस गिर गया तो ज्यादा खरीद पाओगे। तो आपको ज्यादा खरीद लेना चाहिए, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पे चीजें ले लेनी चाहिए, एसआईपी कर देनी चाहिए, शेयर ले लेनी चाहिए, ताकि वो टोटल प्राइस जो है ना, टोटल पोर्टफोलियो एवरेज आउट हो जाए, ठीक है। और जब वो पोर्टफोलियो बढ़े, यानी कि जब वो एसेट प्राइस बढ़े, उसका एसेट की वैल्यू बढ़े, एनएवी वैल्यू बढ़े, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। इसके लिए एक लाइन बोलते हैं, ठीक है, बाय इन रेड टू एंजॉय ग्रीन, कि भाई खरीदना हमेशा घाटे में चाहिए, डिस्काउंटेड प्राइस में चाहिए, ताकि जब मार्केट उठे तो आपको प्रॉफिट हो। तो वो चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है किसका, एसआईपी का। तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, पहला पॉइंट एक्सप्लेन हो गया। दूसरा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत से लोग उसको समझ ही नहीं पाते। आइंस्टाइन ने खुद एक बात बोली थी कि भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, 8th वंडर है इस दुनिया का। अगर 8 जैसे 7 वंडर तो 7 अजूबे तभी मौजूद है, लेकिन 8वां अजूबा कोई है तो वो कौन है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लोग समझ नहीं पाते। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत होता है मेरे भाई। अब लोग पता क्या सोचते हैं कि भाई कैसे लोग कह देते हैं कि भाई आज 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट चालू करो, आपके पास 30 साल में 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे। मैं एक लॉजिक वाली बात मानता हूँ, सिंपल से। मान लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, छोटा सा कैलकुलेशन। मान लेते हैं कि आपने कभी, आपके पास अभी 1 लाख रुपए हैं लमसम अमाउंट में, और आपने इसे इन्वेस्ट मार दिया। ये वैल्यू हाइपोथेटिकल, आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने 1 लाख मान लिया, और आप 30 साल की बात कर रहे हो। क्या बात कर रहे हो, 30 साल की। 30 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, वो कैलकुलेट करते हैं। मान लेते हैं कि आपको 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में, इक्विटीज में, या फिर किसी भी अच्छे एसेट में बाय कर रहे हो तो अगर आपको 12-13%, 14% की अच्छी रिटर्न मिल रही है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से 5 साल में पैसा डबल कर लोगे। तो मान लेते हैं 5 साल में पैसा डबल कर रहे हैं, तो पहले 5 साल में पैसा कितना हो जाएगा, 1 लाख का 2 लाख। अगर मैं अगले 5 की बात करूं, 2 लाख का 4 लाख, ठीक है, 4 हो गया। फिर अगले 5 साल में 4 का 8, तो 5, 10, 15 साल लग गए। 20 साल में कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। 25 साल में 32, और 30 साल में हो जाएगा 64 लाख, यानी कि 64 लाख। आपकी सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आज से 30 साल बाद कितने की होगी, 64 लाख की, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हेल्प से। लेकिन दिक्कत क्या है कि बहुत से लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझते ही नहीं, कहते हैं बकवास कंसेप्ट है, क्या समझेंगे, क्योंकि इसका इंपैक्ट देखिए 30 साल बाद। 30 साल किसने देखे हैं,
30 साल कैसे कोई प्लान करेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जो डिसिप्लिन लगा लेता है उस टाइम पे, फिर हम देखते हैं कि अरे उसने तो अच्छी खासी वेल्थ बना ली, बाकी लोग यूं रह गए। और ये सच्चाई है इस दुनिया की। तो इस तरीके से पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था कि अगर एक पर्सन 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर देता है आज भी, तो मिनिमम वैल्यू में मान लेता हूं कि, और अगर अच्छी रही इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी रही, तो हो सकता है वो 1 लाख की 1 करोड़ में कन्वर्ट हो जाए। ऐसी बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स ने पास्ट में किया भी है, बस आपको जरूरत किसकी है, ढूंढने की। तो वही चीज यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं इसे। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर लगाते हैं रिवर्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्यों? क्योंकि जीते डेट पे। अब डेट लोगे तो भाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या, आप खुद ब्याज भर रहे हो, और जब खुद ब्याज भरोगे आपको पता है क्या लग रहा है, रिवर्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पैसा जो बचना भी चाहिए वो भी चला जाएगा आपके हाथ से ब्याज के तौर पे। तो इससे बचना चाहिए। तो यही चीज है, अगर हम SIP यूज करते हैं, लगातार सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो एक कहते हैं ना कि जो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही चीज यहाँ पे है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर हम लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना सकते हैं। तीसरा डिसिप्लिन आ जाएगा भाई, डिसिप्लिन सेविंग कर सकते हैं, लगातार सेव कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी भाई। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि हम जो है कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल होकर इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हैं। जब हम SIPs करेंगे तो मल्टीपल एसेट्स में रख सकता हो पैसा, तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी होगा, फ्लेक्सिबल होगा हमारा पोर्टफोलियो, तो वही आप कह सकते हो। फिफ्थ, लॉन्ग टर्म गेन्स, जिसकी बात मैंने की ही। लॉन्ग टर्म गेन्स क्या था भाई, 1 लाख रुपए आज कुछ नहीं, लेकिन फ्यूचर में कितना हो रहा है, 64 टाइम्स। यही पैसा अपने आप को 64 टाइम्स हो गया आज से 30 साल बाद। 1 लाख का 64 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपने सिर्फ आज 1 लाख सैक्रिफाइस किया, फ्यूचर में कितना मिलेगा 30 साल बाद, 64 लाख। मानता हूं उस टाइम पे उसकी वैल्यू इतनी नहीं बचेगी, महंगाई होगी, लेकिन कुछ तो वैल्यू बढ़ी। और 64 लाख उस टाइम पे भी बहुत कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। इसके बाद क्या आता है, लॉन्ग टर्म गेन्स की मैंने आपको समझाई दी। 6th SIP में हमारे पास क्या आता है, कन्वीनियंस। क्योंकि भाई छोटा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। मेरे हिसाब से अगर किसी की दिल्ली में अर्निंग अच्छी है, 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग पार्टीज पे खर्च कर देते हैं इतना कि भाई आज दोस्तों के साथ वहाँ चले गए, आज वहाँ जाके पिज़्ज़ा पार्टी कर ली, या फिर कुछ फास्ट फूड खा लिया। यानी कि अननेसेसरी की चीज़ों में 1000, 2000, 5000 रुपये चले जाते हैं, लेकिन हम उसे सेव नहीं कर सकते। क्योंकि लोग क्या बोलते हो, क्या सोचते हैं, मैं जिंदगी आज ही जीनी है, और मेरे भाई कल कोई फाइनेंशियल क्रंच आ गया, तो कल कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, तो उसके लिए सेविंग ही नहीं होगी। तो उस चीज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो लॉन्ग टर्म गेन्स पे ध्यान दें। ठीक है, और कन्वीनियंट तो रहता ही है, क्योंकि हम इजीली उस पैसे को सेव कर सकते हैं। 1000 रुपये, 2000 रुपये बचाना कोई बड़ी बात नहीं है महीने के हिसाब से। फिर समझते हैं लास्ट टॉपिक को, चैप्टर का आखिरी टॉपिक और साथ साथ वीडियो का भी आखिरी कंसेप्ट, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब कई लोग बोलते हैं जिंदगी जिएं कैसे, अगर हम सारा पैसा बचाने में लगा देंगे। तो अब सारा पैसा मांग कौन रहा है बचाने के लिए, सारा पैसा तो कोई भी नहीं बचा सकता मेरे भाई। ठीक है, जो 10% 20% सेव कर रहे हैं उससे वेल्थ बन रही है। और यहाँ पे चीज कर सकते हैं हम क्या, कि अपने रिटायरमेंट पे एक प्लान एक्टिव कर सकते हैं। वो क्या है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान्स। कि आप सिस्टमेटिकली अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हो। कि भाई आपको एक तरह से आप यूं बोल सकते हो अपने फंड मैनेजर को कि भैया मेरे को इस फंड से महीने की 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए। आपकी मान लेते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ की वेल्थ बन गई, फिर आप उतना पैसा निकाल सकते हो, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने के निकाल लो। फिर भी जो बचा हुआ पैसा है वो हमेशा मार्केट में इन्वेस्ट होता रहेगा और ग्रो होता रहेगा और आपको बेनिफिट्स मिलता रहेगा। और यही नहीं, आपके बच्चे भी खुश रहेंगे। क्यों? आपके बच्चे, मतलब मैं इतना लॉन्ग टर्म सोच रहा हूं, मतलब जो भी पर्सन नहीं कर रहा उसके बच्चे भी खुश रहेंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? उसका एक रीजन है, क्योंकि भाई आपने सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख निकाले अपने उस टोटल पोर्टफोलियो में से, बाकी पैसा भी इन्वेस्ट हो रखा है, वो भी ग्रो हो रहा है। तो हो सकता है कि एक पर्सन की डेथ के बाद भी वो इतना पैसा बचे कि वो एक अच्छी खासी लेगेसी छोड़ के जाए अपने बच्चे के लिए, ठीक है, अपनी बची हुई फैमिलीज के लिए। तो ये कुछ बेनिफिट होते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आपको समझा दिया मैंने कि जहां पे आप एक स्पेसिफिक, जैसे आप एसआईपी करते हो ना एक टाइम इंटरवल पे, ऐसे ही आप एक टाइम इंटरवल पे पैसा निकाल भी सकते हो एक टाइम आने के बाद कि मुझे हर मंथ में इतना पैसा चाहिए, ठीक है, हर क्वार्टर में इतना पैसा चाहिए, या फिर एक साल में मुझे इतना पैसा चाहिए अपने पर्सनल खर्चे के लिए, बाकी पैसा आप इन्वेस्टमेंट में पड़ा रहने दो। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गई हैं। फिर भी कोई भी क्वेरी रह गई हो, कोई भी डाउट बच गया हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उन क्वेरीज को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जहाँ पे हम समझेंगे इंश्योरेंस को। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट की बहुत बात कर ली, अब समझेंगे इंश्योरेंस होता क्या है, कैसे काम करता है, वो सब डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, और नोट्स के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं, जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।